वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो बेसिकली सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो फ्लक्स क्या होता है? फील्ड लाइंस का एक नंबर होता है जो किसी भी क्लोज सरफेस से कैसे पास होंगी, परपेंडिकुलर। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज सरफेस। फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा आप बात करें तो बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, जिसमें जो थीटा होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और बी सफिक्स में आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एक टर्न है तो बी ए कॉस थीटा, एन टर्न्स होंगे तो एन बी ए कॉस थीटा। और बी ए कॉस थीटा क्या होगा बेटा? आपका बी डॉट ए। क्वांटिटी क्या है आपका? क्या है? फील्ड लाइंस का नंबर है, तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा? मैक्सवेल। ऐसा यूनिट की बात करें तो फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला। एरिया की मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं और एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, मैं बात करता हूँ बेटा इसके कंक्लूजन्स की। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, ध्यान रखना बेटा थीटा आपका फील्ड और एरिया वेक्टर में होगा। जैसे क्रॉस का मतलब फील्ड कहाँ है? इनवर्ड। ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर अंदर कंसीडर कर लूँ, कहाँ कंसीडर कर लूँ? अंदर। एरिया वेक्टर भी कहाँ है इसका? अंदर। तो एंगल कितना बनेगा? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो फ्लक्स आपका कितना आएगा? बी। यही मैं थीटा की वैल्यू 180 कंसीडर कर लूँ। 180 कैसे? फील्ड कहाँ है? बाहर। एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा? अंदर। तो एंगल कितना बनेगा? 180। तो फ्लक्स आएगा माइनस का बी ए। अगर मैं प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है? फ्लक्स यहाँ से एंटरिंग है, तो इस केस में क्या होगा? एग्जिटिंग। आप यहाँ भी एरिया वेक्टर इसका बाहर ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस तरीके से कंसीडर कर लूँ, सुनिए, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बना है? 90। और कॉस 90 कितना है? 0। आप खुद भी देखो, जो फील्ड लाइन्स हैं क्या कभी इस क्लोज सरफेस में पास हो पाएंगी? ये तो कहाँ बेटा? इसके ऊपर से जा रही हैं। अच्छा बताओ, फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? आप फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस थीटा। आप नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा सकते हो, एरिया को चेंज करा सकते हो, और थीटा को चेंज करा सकते हो। अब थीटा क्या है? थीटा होता है ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। बी और ए के बीच का एंगल चेंज कराओगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा। ऑलवेज ध्यान रखना, जो फ्लक्स कंसीडर किया जाता है वो हमेशा किसी क्लोज सरफेस के लिए कंसीडर किया जाता है। किसके लिए कंसीडर किया जाता है बेटा? किसी क्लोज सरफेस के लिए कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर कोई ओपन सरफेस होगा तो उसके लिए फ्लक्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। फ्लक्स के बाद अब हम बात करेंगे फैराडे के एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेटा मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कैसे इंड्यूस कराएंगे। सबसे पहले फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए बेटा। इसने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इसने एक मैग्नेट ली नॉर्थ साउथ, जिसके 2 पोल्स हैं, और एक यहाँ पर कॉइल ली, और यहाँ लगाया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करना और मेज़र करना। ये इस कॉइल के टुवार्ड्स इस मैग्नेट को लेके गया, एंड मैग्नेट को टुवार्ड्स अवे, यानी इन दोनों के बीच में क्या हुआ बेटा? एक रिलेटिव मोशन हुआ, ठीक है। जब इस मैग्नेट को टुवार्ड्स और अवे लेके गया तो इसने क्या देगा? जो नेबरिंग कॉइल में, जो पास वाली जो कॉइल है जो इसके पास है, उसकी गैल्वेनोमीटर में क्या आने लगे? डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना, इसका मतलब इस कॉइल में क्या रहा है? करंट रहा है। क्या रहा है बेटा? करंट रहा है, ठीक है। अब ये क्यों चेंज हो रहा है? ठीक है, इसने क्या ऑब्जर्व किया है? तो इसने ऑब्जर्व किया कि जब जब रिलेटिव मोशन होगा, जब जब कॉइल मैग्नेट के टुवार्ड्स और अवे जाएगी, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ जब जब मैग्नेट कॉइल के टुवार्ड्स और अवे जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर जो अटैच है नेबरिंग कॉइल में वो क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और जैसे ही रिलेटिव मोशन कितना हो गया? 0। मीन जैसे ही मोशन कितना हो गया? 0। जो गैल्वेनोमीटर में आपका, जो गैल्वेनोमीटर आपकी कॉइल में अटैच था, उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये अभी बाद में कंक्लूजन देंगे। फिर इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया बेटा? जो आपकी मैग्नेट थी उसको रिप्लेस कर दिया एक कॉइल से, उसमें लगा दी इसने बैटरी, और क्या लगा दी? की। और यहाँ दूसरी सेकेंडरी कॉइल गैल्वेनोमीटर, वही सेम। इसने इसको जस्ट क्लोज जस्ट ओपन, ऑन ऑफ करता रहा। इसने देखा जब इसको जस्ट क्लोज किया, यानी क्लोज से पहले क्या थी सर्किट? ओपन थी, तो करंट कितना था? 0। और करंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा। तो इसने क्या कंक्लूड किया बेटा यहाँ, या इसने क्या ऑब्जर्व किया? जब जब की प्राइमरी कॉइल में जस्ट क्लोज और जस्ट ओपन कर रहा था, तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर जो था सेकेंडरी कॉइल में, उसमें क्या आने लग रहा था? डिफ्लेक्शन। और जब की को परमानेंटली क्लोज और परमानेंटली ओपन कर दिया गया, ठीक है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। मीन्स वो डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 0। जैसे मैं कहूँ जस्ट ओपन, अभी ओपन किया, तो ओपन से पहले क्या थी? क्लोज थी, तो करंट क्या रहा होगा? मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम रहा होगा तो धीरे धीरे करंट कम हो रहा होगा। करंट कम होगा तो फील्ड भी घटेगा, करंट घटेगा तो फील्ड भी घटेगा, ठीक है।
तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट को इसने किया और इसने दोनों में क्या कॉमन कंक्लूजन देखा कि इसने ये देखा कि लगातार दोनों ही केस में क्या चेंज हो रहा था, फील्ड। तो आप देखो यहाँ भी फील्ड चेंज हो रहा, फील्ड चेंज हो रहा, तो इसने क्या देखा, फ्लक्स चेंज हुआ। क्या होगा, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब इन टर्म्स से जो आपकी फील्ड लाइंस पास हुई उनका नंबर चेंज हो रहा था। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें तो वहाँ भी जब हम मैग्नेट को टुवार्ड्स अवे लेके जा रहे थे, किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, तो वहाँ भी लगातार क्या चेंज हो रहा था, ये सेपरेशन चेंज हो रहा था और डिस्टेंस चेंज होने से उसका एक्सियल फील्ड वेरी कर रहा था। एक्स क्यूब के इन्वर्सली होता रहा, फील्ड वेरी कर रहा था, मीन्स फ्लक्स वेरी कर रहा था। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट को इसने तरीके से रीड किया और फाइनली ये कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है, किसके लिए, ईएमआई के लिए। इन दोनों ही केस में एक कॉमन था, क्या, फ्लक्स में चेंज आ रहा है और फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है ईएमआई के। ईएमआई क्या होता है बेटा, जब फ्लक्स में चेंज होता है कॉइल में तो करंट और वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, जिनको हम इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब फ्लक्स में चेंज होगा किसी कॉइल में तो वहाँ आपका करंट और वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिनको हम इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज कहेंगे, और इस फिनोमेना को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स मैग्नेटिज्म की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन। समझ में आया। अब इसके बिहाफ पर इसने बेटा कुछ लॉ दिए। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है इसमें उसने क्या कहा, जब फ्लक्स में चेंज होता रहेगा करंट इंड्यूस होता रहेगा, और फ्लक्स में चेंज जैसे ही जीरो होगा करंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। दूसरा क्या कहा बेटा इसने, जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के। ठीक है। इसका मतलब जितना जल्दी टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आएगा, ठीक है, जितना फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आएगा उतना ही ईएमएफ भी, आपका वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा। फ्लक्स में चेंज कम आएगा मीन्स रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम। प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा माइनस। अब माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, छोटा चेंज डी और बड़ा चेंज डेल्टा। ठीक है। नेगेटिव सिग्निफाई करता है बेटा लेंज लॉ को। ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ आपके पहले तो इसका यूज़ है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज की डायरेक्शन, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए या फिर वोल्टेज की पोलैरिटी निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्या कहता है बेटा, डायरेक्शन इंड्यूस करंट की इस तरीके से होगी, ये हमेशा अपोज करेगी अपने ही प्रोडक्शन का, ये हमेशा अपोज करेगी अपने ही प्रोडक्शन का। कैसे अपोज करेगी, सुनिए। ये आपके पास कोई क्रॉस फील्ड दे रखा है, इसके अंदर कोई लूप है, इसको मैं बेटा कहाँ मूव करा रहा हूँ, अंदर की तरफ। तो धीरे धीरे जब ये लूप अंदर की तरफ मूव करेगा तो पहले तो देखो इतने एरिया से फ्लक्स पास होगा, अभी लूप और गया, फिर अब इतने एरिया से फ्लक्स पास होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाएगा तो लगातार क्या हो रहा है बेटा, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है, फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा, मीन्स एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है मीन्स यहाँ पे ईएमआई होगा, भाई फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमआई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये लेंज लॉ कहता है कि ये अपने कॉज का अपोज करेगा। मीन्स अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स कहाँ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ फील्ड, मीन्स फील्ड लाइन्स अंदर बढ़ रही हैं, तो हमें फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, कम। फ्लक्स कम कब हो सकता है, जब हम फील्ड कहाँ लगाएंगे, बाहर। फील्ड कहाँ लगाएंगे, बाहर। और अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूँ बेटा, किसको कर्ल करूँ, फिंगर्स को, तो फील्ड में लगाया बाहर, फील्ड लगाया बाहर, फिंगर्स को जब कर्ल करूँगा तो क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बोलोगे सर ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही अंदर जा चुका है, अब ध्यान से देखो, अब आपका क्या हो चुका है बेटा, फ्लक्स में चेंज क्या होगा, कांस्टेंट। फ्लक्स में चेंज अब आएगा क्या, नहीं। फ्लक्स में अगर चेंज नहीं आएगा तो क्या ईएमएफ आएगा, नहीं। अभी समझाया था ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स में ही चेंज जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा, डायरेक्शन ही नहीं निकालेंगे। लेकिन जब बाहर निकल रहा है तो लगातार एरिया कम होते जाएगा, कि एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो हमें फ्लक्स को इस बार क्या करना है, कम हो रहा है तो क्या करना है, बढ़ाना है। कम हो रहा होगा तो बढ़ाना है और बढ़ा रहा होगा तो कम करना है। तो बढ़ कब सकता है, जब मैं अंदर ही फील्ड लगा दूँ। राइट हैंड थंबरूल से देखो, फील्ड भी अंदर होगा तो फिंगर्स को कर्ल करो, फील्ड अंदर, फिंगर्स कर्ल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज, कोई डाउट, क्लॉकवाइज। समझ में आया नहीं आया, आगे सुनिए बेटा। बात करते हैं, ये आपके पास एरिया है, तो एरिया को बेटा आपने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो बताओ एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स भी बढ़ गया। इस बार फील्ड डॉट है, डॉट मीन्स बाहर। अगर फ्लक्स बढ़ गया तो हमें फ्लक्स क्या करना है, कम करना है, तो कहाँ लगाना पड़ेगा, अंदर की तरफ। कहाँ लगाना पड़ेगा, अंदर की तरफ। थंब को लगाओ बेटा अंदर, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब लगाया अंदर, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज। समझ में आया। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन में,
करंट आपका कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। करंट अगर कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट कांस्टेंट है तो यहाँ फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट। फील्ड कांस्टेंट होगा तो क्या इस लूप से फ्लक्स में चेंज आएगा। आप बोलोगे फील्ड कांस्टेंट है मीन्स फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स में चेंज जीरो। तो फ्लक्स में ही चेंज नहीं है तो क्या कोई EMI होगा, नहीं होगा। अगले वाले में देखिए बेटा, इस बार करंट ऊपर तो जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। अच्छा करंट ऊपर है, फिंगर्स को कर्ल करो, करंट ऊपर है तो ये साइड फिंगर्स कहाँ आएंगी, अंदर। तो यहाँ फील्ड पहले से इन्वर्ट रहा होगा। करंट कम हो रहा है तो फील्ड भी कम, फील्ड कम तो फ्लक्स भी कम। हमें फ्लक्स क्या करना है, ज़्यादा, तो कहाँ लगाना पड़ेगा, अंदर। अंदर लगाऊंगा तो फिंगर्स को कर्ल करूँ तो राइट हैंड थंब रूल से बेटा फिंगर्स कर्ल करेंगे तो क्लॉक वाइज। कोई डाउट, समझ में आया नहीं आया। आगे सुनिए, नीचे की तरफ इस बार करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो इस साइड तो बेटा फील्ड कहाँ होगा, पहले फील्ड कहाँ होगा, करंट इस तरफ बढ़ रहा है तो फील्ड अंदर। करंट बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ रहा है, हमें फील्ड बढ़ रहा है, हमें फील्ड क्या करना है बेटा, फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, हमें फ्लक्स को क्या करना है, कम। कम करने के लिए कहाँ लगाना पड़ेगा, बाहर। तो वही सेम क्या होगा, जब बाहर लगाऊंगा तो वही सेम एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप इस देखो बेटा, मैग्नेट को इधर लेके आ रहे हो, डिस्टेंस कम हो रहा है और हम जानते हैं एक्स क्यूब के क्या होता है, बी इन्वर्सली। डिस्टेंस कम हो रहा है तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। हमें फ्लक्स को क्या करना है, कम। तो यहाँ साउथ पोलैरिटी, तो यहाँ कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए, साउथ। साउथ साउथ रिपेल करेगा, जब भी तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो जब भी तो आपका फील्ड क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड फिर अपने आप ही कम हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसको आप टुवार्ड्स लेके आ रहे हो तो इसको दूर भेजना चाहेगी, मीन साउथ है तो यहाँ कौन सी पोलैरिटी बननी चाहिए, साउथ। और ऑलवेज ध्यान रखना, साउथ पोलैरिटी मीन्स करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोलैरिटी मीन्स करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसी को क्लॉक रूल कहते हैं, समझ में आया। तो अगर साउथ आ रहा है टुवार्ड्स तो दूर भेजना चाहेगा तो साउथ पोलैरिटी मीन्स क्लॉकवाइज। समझ में आया नहीं आया, आगे सुनिए। नेक्स्ट सुनिए बेटा, यहीं से क्या कर रहे हैं बेटा, इस मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं तो देखना बेटा, इसको टुवार्ड्स लेके आ रहे हैं, जब नॉर्थ आ रहा है तो इसको रिपेल करेगा नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स इसमें एंटी क्लॉकवाइज। इससे भी बेटा यहाँ दूर जा रहा है लेकिन साउथ पोलैरिटी है, इसको अट्रैक्ट करना चाहेगी तो यहाँ कौन सी बनेगी, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, क्या कॉइल क्लोज है क्या, नहीं। तो यहाँ टुवार्ड्स अभी तो मूव करेंगे, क्लोज नहीं, जब क्लोज पाती नहीं तो क्या करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कैसे करता है उसकी बात करते हैं। वाकई में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो आ कहाँ से रही है। तो जब आप मैग्नेट को टुवार्ड्स लेके आते हो तो यहाँ कौन सी पोलैरिटी बननी है, साउथ। और जब अवे लेके जा रहे हो तो कौन सी बननी है, नॉर्थ। जब आप इसको टुवार्ड्स लेके जा रहे हो बनी साउथ। ये साउथ क्या चाहती है, इसको रिपेल करना, लेकिन फिर भी आप इसको आगे लेके आ रहे हो तो उस केस में इस रिपल्जन के अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क की किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही हम बात करें, इसको जब आप अवे लेके जा रहे हो तो इसको टुवार्ड्स अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। जो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है अट्रैक्शन, तो मुझे अट्रैक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा वे ले जाने के लिए। ये वर्क ही आपका किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, एनर्जी में। यानी जब मैग्नेट टुवार्ड्स कॉइल जाती है तो मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट रिपल्जन के, और ये वर्क ही किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उल्टा वाइस वर्सा कब होता है, जब मैग्नेट को अवे लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये कैसे बेटा, E बराबर माइनस के d5/dt, फैराडे सेकंड लॉ। V बराबर IR होता है, तो बेटा R को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे। I बराबर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq/dt। dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। कि इंड्यूस चार्ज की एक्सप्रेशन इक्वेशन में कहीं टाइम का टर्म आ रहा है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इंड्यूस चार्ज टाइम पर क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। आगे सुनिए, फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये क्या है बेटा, सेल्फ इंडक्शन, इसको समझते हैं। आपने अभी कोई आपने क्या किया, कॉइल ली, कॉइल में आपने जस्ट क्लोज किया। क्लोज से पहले करंट कितना था, 0। करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है। हम फ्लक्स को क्या करना चाहते हैं, कम। तो इसका फ्लक्स कम कब हो सकता है, जब करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो इंड्यूस करंट कहाँ होगा, इसके अपोजिट। समझ में आया नहीं आया। तो जब किसी भी कॉइल में फ्लक्स में चेंज हो जाए और जिस कॉइल में फ्लक्स में चेंज हुआ है उसी में करंट इंड्यूस हो जाए तो इस फिनोमेना को कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि जिस कॉइल में फ्लक्स में चेंज हुआ उसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया, इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। बेटा अगर इसको मैं ओपन कर दूं तो ओपन से पहले क्या थी, क्लोज थी, तो करंट कितना था, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम से 0 धीरे धीरे कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो फील्ड भी कम, फील्ड कम तो फ्लक्स भी कम। हमें फ्लक्स बढ़ाना है तो क्या करेगा बेटा, सपोर्ट करेगा, इंड्यूस करंट भी इधर डायरेक्शन में आएगा जहाँ आपका करंट जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं क्योंकि हमेशा किसका अपोज करता है। जैसे इनर्शिया होता है बेटा
बट चेंज इन स्टेट का अपोज करता है, तो ऐसे ही ये किसका अपोज करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। लेट किसी इंस्टेंट पर मैंने मान लिया फ्लक्स कितना है फाई और करंट कितना है आई, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या कर रहा है, फ्लक्स में चेंज का अपोज कर रहा है, इस वजह से अब इसको कॉइल ना बोल के हम बोलेंगे इंडक्टर। क्या बोलेंगे, इंडक्टर। प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे, कॉन्स्टेंट आएगा एल, एल को कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, सुनिए यूनिट क्या होगी बेटा, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, और करंट की क्या होती है, फ्लक्स की वेबर और करंट की एम्पियर। तो 1 वेबर अपॉन 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, ये बनता है बेटा 1 वेबर पर एम्पियर को कहते हैं 1 हेनरी। क्या कहते हैं, 1 हेनरी। पेपर में आ जाए सपोज करो आपसे 1 हेनरी को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे सर करंट को 1 एम्पियर ले लो, फ्लक्स 1 वेबर होगा, तो एल आपका क्या रहेगा 1 हेनरी। हालांकि 1 हेनरी बहुत बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट्स नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह में मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी आपको देखने को मिलेगी। जब करंट किसी इंडक्टर में 1 एम्पियर हो और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो 1 वेबर, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना कहलाएगा 1 हेनरी। कितना होगा 1 हेनरी। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। आगे सुनिए बेटा, फराडे के टर्म्स में ई बराबर क्या होता है, फराडे का सेकंड लॉ, ई इक्वल्स टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और फाई बराबर अभी पढ़ा है एल आई, एल कॉन्स्टेंट होता है बाहर आ जाएगा, तो ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। समझ में आया नहीं आया। अगर मैं यहीं से आपसे एल को डिफाइन करवाना चाहूँ तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर, ठीक है, यहाँ से एल कैसे डिफाइन होगा, तो आप बोलोगे अगर डी आई अपॉन डी टी कितना हो जाए यूनिटी, तो एल किसके बराबर आ जाएगा ई के। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट इन इंडक्टर इज यूनिटी, देन क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, मतलब आपका क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर ही होगा आपका क्या, एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जब रेट ऑफ चेंज इन करंट कितना हो यूनिटी। सेम बेटा आप यहाँ से भी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को फाई बराबर एल आई को भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आई आपका यूनिट हो जाए तो फाई बराबर क्या हो जाएगा एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन करंट इन इंडक्टर इज यूनिटी। समझ में आया। इस तरीके से बेसिक डेफिनेशन है। आगे चलते हैं बेटा, पहला डेरिवेशन ये आपको आना चाहिए। सेल्फ इंडक्शन में निकालना मुझे लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, तो सबसे पहले आप सोलेनॉइड बनाओगे, बैटरीज कनेक्ट करोगे, की लगाओगे, उसके बारे में डेरिवेशन वाला 2 लाइन। एक लॉन्ग सोलेनॉइड को कंसीडर किया गया, लेंथ कितनी है L1, क्रॉस सेक्शन एरिया A और टर्न्स कितना है N। हम जानते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I। ठीक है, इसके मैं मैथमेटिकल स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर देखिए, जैसे मैं सबसे पहले क्या करूँगा बेटा, एक सोलेनॉइड बनाऊँगा। ठीक है, और इसको मैं किससे कनेक्ट करा दूँगा, ठीक है, किससे कनेक्ट करा दिया बेटा, यहाँ की लगा दी। ठीक है, क्लोज कर दिया, और ये सोलेनॉइड है आपका। ठीक है बेटा, तो क्या जानते हो बेटा, लेट फ्लक्स कितना है फाई और करंट कितना है आई। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई, फाई बराबर क्या होगा एल आई, एल बराबर क्या होगा फाई अपॉन आई, एल बराबर क्या होगा फाई अपॉन आई, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बेटा एज वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं फ्लक्स क्या होता है इसके लिए, एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। टर्न्स कितने एन, फील्ड कितना है बेटा बी, एरिया कितना है ए। अच्छा बी और ए एंगल हमेशा कितना बनेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, हमेशा एंगल कितना बनेगा 0, तो बनेगा एन। अच्छा बताना बेटा सोलेनॉइड के लिए फील्ड कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। बेटा एन को ओपन करते हैं, स्मॉल एन को, ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट आई इंटू ए, ये रहेगा आपका फ्लक्स। इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रख दो, तो पुट वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में रखोगे तो एल बराबर फाई अपॉन आई, फाई की वैल्यू कितनी है बेटा म्यू नॉट एन, एन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर आई ए बाई एल, नीचे आई से आई कट जाएगा, तो कितना आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये होगा बेटा आपका लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मैंने मैथमेटिकल स्टेप करके दिखाएं। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ से वही सेम फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेम वही है बेटा आपको। ठीक है, क्या कंक्लूजन है आगे सुनिए, यानी ये म्यू नॉट मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर एन टर्न्स को दोगुना करूँगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, एरिया के डायरेक्टली और लेंथ के इन्वर्सली। और फेरोमैग्नेटिक अंदर रॉड लगा दूँ आयरन वगैरह की, तो वहाँ परमेबिलिटी किसकी आएगी आयरन की, और रिलेटिव क्या होती है मीडियम की अपॉन एयर की, तो यहाँ से म्यू आर इंटू म्यू नॉट बनेगा किसकी आयरन की। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में देखो क्या फाई और आई का टर्म आ रहा है, नहीं, तो
फाई और आई पे इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर मैं फाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई निकालूँ मीन स्लोप निकालूँ तो स्लोप आपको यहाँ एल देगा। समझ में आया नहीं? यहाँ स्लोप आपको क्या देगा, यहाँ ध्यान रखना फाई वर्सेज आई का स्लोप होगा आपको एल। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हर जगह कांस्टेंट होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं बेटा, बस यहाँ दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें होगा क्या बेटा, आपने यहाँ इसकी को जस्ट क्लोज जस्ट ओपन कराया तो यहाँ आपका फ्लक्स में चेंज हुआ। इसमें फ्लक्स में चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में जब करंट चेंज आ जाए, सेकेंडरी में जब करंट इंड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल। जब फ्लक्स प्राइमरी में चेंज हुआ है उस वजह से सेकेंडरी में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा। वही से किसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है बेटा प्राइमरी में, किसी इंस्टेंट पर फ्लक्स प्राइमरी में कितना है फाई, और करंट सेकेंडरी में कितना है बेटा आई। ठीक है, या फिर ऐसे कहेंगे जब फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी प्राइमरी में और इसकी वजह से करंट इंड्यूस हो गया सेकेंडरी में, इसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। किसी इंस्टेंट पर प्राइमरी में करंट आई पी, फ्लक्स सेकेंडरी में कितना है फाई एस। तो जितना ज़्यादा करंट होगा प्राइमरी में उतना ज़्यादा ही आपका क्या होता है फ्लक्स। प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा एम, एम को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वही सेम पहले की तरह डिफाइन करेंगे इसको भी। सॉरी बेटा, अगर आई पी को यूनिटी ले लें तो एम बराबर क्या होता है फाई एस के। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने यूनिटी ले लिया तो फाई बराबर एम। कब, जब करंट प्राइमरी में कितना है यूनिटी। अगर मैं इसकी यूनिट को डिफाइन करना चाहूँ 1 हेनरी को, तो देखो मुझे करंट 1 वेबर लेना पड़ेगा, फ्लक्स 1 कितना हो जाएगा वेबर, फ्लक्स 1 वेबर, करंट 1 एम्पियर, तो एच क्या बनेगा आपका, एम क्या बनेगा 1 हेनरी। तो करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर, रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में 1 वेबर, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी 1 हेनरी। फराडे के टर्म्स में वही ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू एम आई, एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ई बराबर माइनस के एम डी आई अपॉन डी टी। आप इसके टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हो 1 हेनरी को, और किसको, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 लॉन्ग सॉलिनॉइड। अब 2 लॉन्ग सॉलिनॉइड है उनके लिए बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो देखो बेटा ध्यान से, एक सॉलिनॉइड बेटा मेरे पास ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा बेटा कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स हैं दोनों, और इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दोनों की लेंथ कितनी है एल, सेम लेंथ है, एक का एरिया A1 है, यानी टर्न्स कितने हैं बेटा, ठीक है, एक में टर्न्स N1, दूसरे की बात करें नंबर ऑफ टर्न्स कितने N2। लेंथ की बात करें बेटा, एक में लेंथ L है, दूसरे में भी L, ठीक है, टर्न्स कितने हैं N, और एक का एरिया A1 है और एक का एरिया क्या है A2। कोई डाउट? यानी कि ये प्राइमरी कॉइल है और ये क्या है आपकी सेकेंडरी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये आपका एरिया है और ये आपकी लेंथ है। वही सेम फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई। करंट किस में बेटा प्राइमरी में, फ्लक्स किस में, सॉरी करंट किस में प्राइमरी में और फ्लक्स किस में बेटा आपका सेकेंडरी में। प्रोपोर्शनलिटी से हटाओगे तो कितना आएगा एम आई, तो एम बराबर क्या आएगा फाई अपॉन आई। मानते हो कि नहीं, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। ठीक है बेटा, समझ में आया। इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे पहले की तरह ये सेम। फ्लक्स क्या होता है एन बी ए कॉस थीटा। बेटा जब हम सेकंड का, जैसे एस को मैं 2 कह रहा हूँ, जब दूसरे का फ्लक्स बात कर रहा हूँ तो टर्न्स भी किसके लूँगा दूसरे का। लेकिन क्या फील्ड दूसरे का है क्या, अरे बैटरी तो पहले में लग रही है तो फील्ड पहले का। एरिया लेते हैं कॉमन, कॉमन मतलब छोटा एरिया। तो आप देखो ध्यान से फिगर में आपको, अगर मैं आपसे कह भी रहा हूँ सपोज करिए A2 का एरिया ज़्यादा है A1 का कम है, तो मैं एरिया कौन सा लूँगा, ठीक है, A2 ज़्यादा मीन्स एरिया लूँगा A1 कॉमन वाला, और एंगल तो इनमें कितना बनता है बेटा 0 बनता है। फील्ड सॉलिनॉइड के लिए कितना होता है म्यू नॉट एन आई, जब 1 है तो यहाँ I1 N1, एरिया A1 cos 0 1 हो जाएगा। इसको ओपन कर लो, कितना हो जाएगा म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 A1। पुट वैल्यू ऑफ फाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे यहाँ रखोगे आप तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाई एस, मतलब कितना है N2, तो ये म्यू नॉट N1 N2 I1 A1 अपॉन L और डिवाइड बाय बेटा I प्राइमरी मीन्स I1 कट जाएगा तो कितना बनेगा म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा। समझ में आया नहीं आया?
बस वही सेम है, एन स्क्वायर था, समझ लो इसको n1 n2 कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये डेरिवेशन एक बार आप यहाँ तरीके से देख लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह लिख के प्रॉपर वही सेम है, एरिया आपका स्मॉलर होगा। अच्छा देखो किस किस पर डिपेंड कर रहा है वो आपको पता ही है, म्यू नॉट पर कर रहा है, टर्न्स पर कर रहा है, n1 n2 पर, लेंथ पर कर रहा है। ठीक है, एरिया पर कर रहा है। अच्छा जितना 1 में म्यूचुअल इंडक्शन 2 की वजह से होगा, 2 में 1 की वजह से, दोनों क्या होंगे बराबर। अगर फेरोमैग्नेटिक कोर होगी तो वहाँ फेरोमैग्नेटिक आयरन की परमेबिलिटी आ जाएगी, ये तो सभी को पता है सेम। आगे सुनिए बेटा, वही सेम फाई और आई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका स्लोप क्या देगा आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, स्लोप क्या देगा फाई और आई का, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छी बेस्ट ओरिएंटेशन कौन सा है, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी में पास होगा उतना ही कहाँ होगा, सेकेंडरी में सबसे बेस्ट है ये। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सेकंड बेस्ट की बात करें यहाँ कि कुछ फ्लक्स वगैरह लीक भी हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सबसे वर्स्ट की बात करें तो सबसे बेकार कौन सा है बेटा, ये वाला, क्योंकि जो फील्ड लाइन्स यहाँ पास होंगी वो कभी इसमें पास नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चले जाएंगे, तो यहाँ EMI हो ही नहीं पाएगा। भाई सेकंड वर्स्ट है, क्योंकि कुछ फील्ड लाइन्स हो सकता है इस तरीके से पास हो जाए, लेकिन इससे तो अच्छा ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं AC जनरेटर की। ठीक है, तो AC जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है बेटा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें AC जनरेटर में इसका यूज़ पता होना चाहिए, यूज़ क्या है। तो इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करने का काम आता है बेटा, इलेक्ट्रिकल में। अगर हम यही बात करें बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना वो आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मैं पूछूं इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो इसके पास एक तो क्या होती है, आर्मेचर कॉइल होती है। क्या होती है बेटा, आर्मेचर कॉइल, PQRS। ठीक है, दूसरा सुनिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। कौन सी मैग्नेट होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ मैग्नेट होती है। अगर हम बात करें तो इसके पास मेटल की रिंग्स होती हैं, मेटलिक रिंग्स होती हैं, R1 एंड R2। ठीक है, और क्या बेटा, इसके पास कार्बन के बुशेस होते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूँ इसे कंस्ट्रक्शन की बनता कैसे है, तो सुनिए, इसके पास ये रहा बेटा एक नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट ये रही साउथ पोल। ठीक है, मतलब वही मैग्नेट है, इसके दो पोल, एक नॉर्थ और साउथ, पीछे से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। बीच में होती है आर्मेचर कॉइल, मीन सॉफ्ट आयरन पर वायर की वाइंडिंग होती है। ठीक है, यहाँ होता है बेटा फिर मेटल की रिंग्स। क्या होती हैं, मेटल की रिंग्स। और यहाँ होते हैं बेटा आपके कार्बन के बुशेस। ठीक है, ये R1 और R2। ठीक है, ये R1 और R2, और ये कार्बन के बुशेस B1 और B2। ये तो आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ मैग्नेट के पोल्स हैं, ये मेटल की रिंग्स हैं। ये आपकी आर्मेचर कॉइल है। क्या है, आर्मेचर कॉइल। अब बेटा वर्किंग कैसी है, तो वर्किंग क्या है बेटा, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा लगा देते हैं कैसे, कि आर्मेचर कॉइल, इसका नाम ले देते हैं बेटा PQRS। तो आर्मेचर कॉइल PQRS आर कंस्ट्रक्ट ओवर सेम सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, जो आपकी आर्मेचर कॉइल है वो कहाँ है बेटा, आर्मेचर कॉइल, ठीक है, इज पुट बिटवीन स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ मैग्नेट, यानी कि आर्मेचर कॉइल को एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ मैग्नेट के बीच में रखा गया है। ठीक है, मेटलिक द एंड्स of metallic rings, the ends of armature coil are connected
टू metallic rings which मेटलिक रिंग से क्या है बेटा, उसके एंड कनेक्ट हैं एंड कार्बन bushes are used to take output। कार्बन बुशेस का यूज़ होता है आउटपुट को लेने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन ओवर राइटिंग हुई है। चलिए अब बात करें बेटा इसमें आगे वर्किंग कैसी है। तो वर्किंग क्या है बेटा, जैसे ही बेटा ये आगे एक्सेल है, देखिए जैसे ही अपने एक्सिस के अबाउट ही घूमना स्टार्ट करेगी, ठीक है, क्या एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो क्या होगा बेटा, तो इसमें आप वर्किंग में लिखोगे व्हेन आर्मेचर कॉइल starts to rotate about its own axis within the field, then magnetic flux passing through it changes at every instant। हर इंस्टेंट पर आपका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। लेट किसी इंस्टेंट पर फ्लक्स कितना है, फाई क्या पढ़ा है बेटा, एन बी ए कॉस थीटा, यही तो पढ़ा है, एन बी ए कॉस थीटा। अब एक बात बताओ बेटा सॉरी, ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन टी। अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होगी या थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ओमेगा टी, थीटा को सपोज करो मैं कह रहा हूँ डेल्टा, थीटा को थीटा, तो ओमेगा टी बराबर ये, तो कितना रखूँगा थीटा की जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा यहाँ टाइम का टर्म आ गया, इसका मतलब ये कहा जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी किसी भी टाइम पर आपको फ्लक्स चाहिए तो आप टी की वैल्यू पुट कर दोगे बाय फराडे सेकंड लॉ। फराडे का हम सेकंड लॉ पढ़ के आ रहे हैं। फराडे सेकंड लॉ क्या पढ़ाया था बेटा, बताना, फराडे का सेकंड लॉ, तो ई बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो बेटा फाई की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ये है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, ठीक है। तो एन बी ए कॉन्स्टेंट बार कॉस ओमेगा टी का क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी, और इसका दोबारा करूँगा तो क्या ओमेगा, तो ये आ गया आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ठीक है। अगर मैं मुझे चाहिए ईएमएफ कैसा हो, मैक्सिमम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और वो भी कैसा है, इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ओमेगा टी आ रहा है। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो साइन ओमेगा टी को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हम सभी जानते हैं 1, तो ई बराबर क्या आ जाएगा एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, इसी को लिखता हूँ बेटा एन ओमेगा ए बी, ठीक है, क्या लिखेंगे एन ओमेगा ए बी, इसको याद भी कर सकते हैं न वाब, उसको रिप्रेजेंट करूँगा ई नॉट, क्या रिप्रेजेंट करूँगा ई नॉट। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, ये समझ में आया बेटा, क्या रिप्रेजेंट करूँगा ई नॉट, ठीक है। अगर एक बात बता दो, सपोज करो इफ़ आर्मेचर कॉइल हैज रेजिस्टेंस आर, अगर आर्मेचर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है आर, तो करंट क्या होगा, आई बराबर क्या होता है बेटा, हम समझाते हैं वी अपॉन आर, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन में आर, ये मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा ये भाई ई मैक्स अपॉन आर साइन ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आई की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी की इक्वेशन क्या होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी बाकी में किसको फॉलो करते हैं बेटा, साइनोसोडियल ग्राफ को, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहो आई वर्सेस टाइम में, ठीक है।
विदाउट, यानी पूरा टाइम t, t/2, t/4, 3t/4 इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं कह रहा हूँ बेटा ये आपके पास क्या है, इंडक्टर है, और आपने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, की लगा के इसको। आप जैसे सपोज आपने इसको जस्ट क्लोज किया, क्या किया, क्लोज। क्लोज से पहले क्या था ये, ओपन, यानी करंट जीरो से धीरे धीरे मैक्सिमम होना चाह रहा है। करंट अगर बढ़ना चाह रहा है, जैसे पहले क्लोज, करंट बढ़ना चाह रहा है तो फील्ड भी जीरो से मैक्सिमम होना चाहेगा। फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो इंड्यूस करंट इसका क्या करेगा, अपोज। इंड्यूस करंट क्या करेगा बेटा इसका, इंड्यूस करंट करेगा इसका अपोज करेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं करंट को बढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ एक इंड्यूस करंट आएगा जो इसका क्या करेगा, अपोज। फिर ये क्या करना पड़ेगा, बैटरी को क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा इस इंड्यूस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं बेटा वर्क बराबर है हीट बराबर VIT, एक फार्मूला होता है। तो हीट बराबर ही एनर्जी बराबर ही वर्क, तो वर्क कितना होगा, छोटे टाइम के लिए बात कर रहा हूँ, तो DW कितना होगा, VI/dt। और बेटा कितना बैक EMF आएगा, ये हम सभी जानते हैं, माइनस के LDI या फिर LDI/dt। ठीक है, इसको रिप्लेस क्यों किया है V को, क्योंकि बेटा हम E बराबर जानते हैं ना, माइनस के LDI/dt, क्योंकि लगातार करंट चेंज होगा उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये कट जाएगा DW। बेटा तो छोटा सा वर्क है, मैं पूरे के लिए बात करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो LDI। ठीक है, और ये क्या है बेटा आपका I, तो LI/DI। टोटल के लिए इंटीग्रेशन, L कॉन्स्टेंट बाहर, I/DI, कहाँ से कहाँ तक बेटा, जीरो से I0। L कॉन्स्टेंट बाहर, ये आएगा I²/2, और जीरो से I0, ये बनेगा हाफ L I0 का स्क्वायर। और ये वर्क ही आपका किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, दिस वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी। तो वर्क बराबर क्या होगा, एनर्जी, तो डेल्टा U बराबर हाफ L I0 स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी किसी में। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी कितनी है, हाफ L I0 स्क्वायर। इसका वॉल्यूम की बात करूँ बेटा तो ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूँ इसकी लेंथ कितनी है L और एरिया कितना है A, तो कितना हो जाएगा L/A। ठीक है, वॉल्यूम होगा L/A। बेटा L कितना पढ़ा रखा है, आप बोलोगे सर μ0 N² A/L इंटू आपका I0 है, और यहाँ L/A भी है। ये पूरा बस कैपिटल L की वैल्यू रख दी। ठीक है, सोलेनॉइड के लिए पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखना बेटा, अब देखो ध्यान से, ये L/L, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, तो सभी जानते हैं। आप बोलोगे सर ये होता है स्मॉल n, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे कैपिटल N/L स्मॉल n ही तो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, μ0, ये L² बन जाएगा तो N², ये A से A कटी गया बेटा, क्या बनेगा, I²। अपनी मर्जी से μ0 का मल्टीप्लाई, μ0 का डिवाइड, पूरा बताना बेटा μ0 N/I। अरे फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड के लिए, हम सभी जानते हैं μ0 N/I। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फील्ड, μ0 N/I फील्ड, तो इसके लिए कहूँगा B स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना B²/μ0। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हाफ B²/μ0। ये रहा आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट। थैंक यू।